गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो एक्चुअली नया नहीं है। दैट इज़ अ सब टॉपिक जो हमारा अभी करंटली चल रहा है, उसी का सब टॉपिक है। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इससे आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी, जो आपके सामने ही है घर में, पर आपने कभी उसको क्वेश्चन नहीं किया या समझने की कोशिश नहीं की। बस देखा कि भाई ये चीज़ें हैं और इससे लाइट बिल आता है, बिल देने वाला ये चीज़ देख के जाता है, बट वो कैसे काम करती है, घर पे सारे अप्लाइंसेस कैसे बचे रहते हैं, उसको हम आज समझेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम लेंगे, जो है आपका सब टॉपिक ऑफ टॉपिक 12.7 हीटिंग इफेक्ट के अंदर ही ये आता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली हम ये क्या क्या फ़ायदा है हीटिंग इफेक्ट का। आप बोलोगे सर हीटिंग का तो नुकसान ही हो रहा था क्योंकि करंट वेस्ट हो जा रहा था, लाइट बिल ज़्यादा आ रहा था। तो हमें तो लगा सिर्फ पानी गर्म करने के लिए या ब्रेड गर्म करने के लिए ही उसके एप्लीकेशंस है, दूसरे कोई एप्लीकेशंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है हीट के, जो हम प्रैक्टिकली काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इन भाई साहब को तो आप जानते ही हो, थैनस। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मारा था मार्वल मूवीज़ के अंदर, आई एम इनएविटेबल, मतलब मैं वो हूँ नहीं हूँ जिसे कोई टाल नहीं सकता। आपको यही पता है। ऐसी ही एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई टाल नहीं सकता। वो क्या है, इसको हम देखेंगे। The generation of heat in a conductor is inevitable consequences of electric current। तो भाई हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में थैनस है, हीट, जो हमारी सर्किट में हीट जनरेट होती है वो है थैनोस, क्योंकि उसको कोई टाल नहीं सकता चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। आप बोलोगे सर कॉपर वायर हम यूज़ करें फिर भी, हाँ, बहुत ही माइन्यूट वैल्यू में हीट जनरेट होती ही होती है। ये एक ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है, वो कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी सुपर कंडक्टर बना लो, हीट जनरेट होगी ही होगी। वो आपको दरवाजे खोल देगा एंट्रोपी के। अभी एंट्रोपी क्या है वो सब हम उसमें नहीं घुसेंगे, बट वो एक नया दरवाज़ा है साइंस का। बट वो यहाँ पे से खुलेगा, वैसे आप समझ लो। So the generation of heat in a conductor is an inevitable consequences. Inevitable consequences. ये फॉर ये याद रखना काफ़ी है। Inevitable ऐसे याद रख सकते हो इस स्पेलिंग को। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में हीट जो है वो भाई थैनस पाई है। In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat। कहीं केसेस में ये जो हीट है वो अनडिजायरेबल, मतलब किसी को चाहिए नहीं होती है, वो वैसे ही वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो यूजफुल एनर्जी है उसको वो गर्मी में प्रोड्यूस करके वेस्ट कर देता है। In electrical circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties। हमने पिछले कुछ मुझे पता नहीं, पर पिछले एक आधे ऑनलाइन सेशन में हमने बात की थी कि जब हम इस्त्री यूज़ करते हैं 14 किलो वाली, और उसमें एक लिमिट से ज़्यादा गर्मी जब बढ़ जाती है और करंट जब बढ़ जाता है, तो वो अनकंट्रोलेबल तरीके से गर्म होने लगती है और उसका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है या उसका वायर मेल्ट हो जाता है। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाती है, जो कि कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे खर्चा बढ़ जाता है। तो दैट इज़ नॉट वेलकमिंग। वो प्रॉपर्टी भी कुछ ज़्यादा संवारने लायक है नहीं। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली हम कहाँ कहाँ पे हीट को हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल, तो वो है हावेवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस। बहुत सारे उसके यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आप फिगर्स में देख ही रहे हैं। 14 किलो वाली इस्त्री जो आप घर में यूज़ नहीं करते, पर जो लोग प्रोफेशनली आयरनिंग का काम करते हैं उसके पास ये हीटिंग के इस्त्री होती है। यहाँ पे जो दो प्लग देख रहे हैं ना, वहाँ पे भी एक प्लग लगेगा और सॉकेट में भी एक प्लग लगेगा, और ये धीरे धीरे गर्म होती है। हालांकि अगर इसको भी बहुत लंबे टाइम तक, ये लंबे टाइम के लिए ही बनी हुई होती है, बट एक लिमिट से ज़्यादा इसको यूज़ किया तो इसके भी फ्यूज़ हो जाते हैं ख़राब, और आपको फ्यूज़ का खर्चा करना पड़ता है। आपने घर में टोस्ट मम्मी से डिमांड की होगी कि आज मैं ब्रेड खाऊंगा, तो उसके लिए भी
इलेक्ट्रिक हीटिंग की मदद ली जाती है ताकि आप कुरकुरे टोस्ट खा सको। तीसरी चीज़ जो हमने पिछले प्रॉब्लम्स में ये सॉल्व की, इलेक्ट्रिकल हीटर जो सर्दी के मौसम के दौरान आपको घर में गर्मी देता है, वो भी एक हीट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल केटल, जिसमें हम तो नहीं, हम तो गैस पे चाय बनाते हैं, मुझे लगता है तब तक हर कोई गैस पे ही चाय बनाता है, बट कई सारे जगह पे जहाँ पे गैस अवेलेबल ना हो वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल केटल यूज़ होती है, जिसमें पानी डाल के आप चाय बना सकते हो। तो ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया हीट का। दूसरा है इलेक्ट्रिकल ओवन। ये ओवन में भी आपने कई बार पिज़्ज़ा वगैरह कुछ बनाया होगा, तो ये भी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया हीट का। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, पानी गर्म करने वाला हीटर हो गया, या फिर आप दूसरी कोई चीज़ हो गई, तो ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। द इलेक्ट्रिकल लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल ओवन, इलेक्ट्रिकल केटल, इलेक्ट्रिकल हीटर आर सम ऑफ द फेमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग, I²RT, जो हमने जूल्स हीटिंग के लिए फॉर्मूला निकाला था ना, उसी के ऊपर कि भाई करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड होने वाला ये सारे एप्लीकेशंस है जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते आए हैं। तो भाई इनको तो आप जानते ही हो, जो जिसकी मैंने 2 तस्वीरें लगा रखी है, थॉमस अल्वा एडिसन, जो जाने जाते हैं बल्ब के इन्वेंशन के लिए। तो इन्होंने भी बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखा था, पर क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में 36 का आंकड़ा है, करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो गया, उसी की वजह से इन्होंने 1000 से 2000 बल्ब खराब किए बिजली पाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बार कोशिश की, इसमें जो टंगस्टन वायर था वो रेड हॉट तो हो रहा था पर बिजली नहीं दे रहा था, सॉरी बिजली मतलब लाइट नहीं दे रहा था, वो लाल हो रहा था, पर उसके बाद क्या हो रहा था कि वो टूट जाता था। तो उन्होंने बहुत सारे बल्ब खराब कर दिए, और अभी फैक्ट्री में 1000 बल्ब बनाना बहुत आसान है, पर उनके वक्त में एक बल्ब बनाने के लिए 3-4 दिन लग जाते थे, क्योंकि वो हैंडमेड होते थे, और उसमें भी थोड़ा सा लीकेज रह गया, वैक्यूम नहीं बना, तो वो बल्ब खराब हो जाता था। तो काफ़ी कॉस्टली भी मेथड थी और काफ़ी टायरिंग भी थी, बट फिर भी उन्होंने कुछ तो तिकड़म लगाया। वो तिकड़म क्या है, वो आगे जाके शायद ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा, पर तिकड़म लगाया, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में तालमेल बिठा के उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग की मदद से लाइट भी हम एमिट कर सकते हैं, एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब में उसको कंसिडर करें, हीट बढ़ाए। हियर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच एज ऑफ हीट जनरेटेड एज पॉसिबल। यहाँ पे जो हम फिलामेंट यूज करेंगे वो रिटेन मतलब सस्टेन होना चाहिए, पिघल नहीं जाना चाहिए, जितनी ज्यादा हम हीट जनरेट कर सके उतनी पॉसिबल हो उतनी, सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट। तो एक वक्त के बाद जब वो बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगेगा फिर भी पिघलेगा नहीं, तो उसकी गर्मी वो एमिट करने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और हमें रोशनी मिल जाएगी। हीट तो प्रोड्यूस होनी ही होनी है, बट साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि जब एक लेवल के बाद हीट बहुत ही बढ़ जाती है, और हीट का जो सोर्स है, जो वायर, वो पिघलता नहीं है, वो मजबूत है, तो वो हीट धीरे धीरे रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होने लगेगी, और वो फोटोन पैकेट बना देगी जो आपके आंख तक पहुंचेंगे और दूसरी जगह पे पहुंचेंगे। इसी तरीके से लाइट एमिट की जा सकती है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। तो जब भी ये पुराने वाले बल्ब, अभी तो CFL और LED का ज़माना है, बट ये पुराने वाले पीले बल्ब में आपने अगर ध्यान से देखा हो तो उसके बीच में एक स्प्रिंग जैसा रहता था, बहुत ही सॉफ्ट, आप उसको हिलाओगे ना तो ऊपर नीचे भी होता है। तो वो टंगस्टन वायर इतने मजबूत तो होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने पर भी वो पिघल ना जाए, टूट ना जाए। तो जब वो पिघलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तभी हम उसमें से रोशनी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ एक ही थी उस वक्त में भी और आज के वक्त में भी, और वो है टंगस्टन। अ स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, इतना मजबूत मेटल होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो पिघल जाए, वो भी बहुत हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का 3380 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। ये जो 3380 डिग्री सेल्सियस है ना, मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये वैक्यूम में है,
अगर वैक्यूम ना हो तो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वैक्यूम में 3000, वैक्यूम मतलब कोई भी हवा ना हो, स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो उस स्पेस में 3380 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होगा। पर अगर हवा आ जाती है तो ऑक्सीजन उसमें वाइटल रोल प्ले कर देता है और ऑक्सीजन मदद करता है उसको तोड़ने के लिए, तो उसी वजह से उसका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और टंगस्टन वायर कुछ ज़्यादा ही जल्दी, आपने देखा होगा कि बल्ब में अगर छोटा भी होल रह गया है, वैक्यूम नहीं है, तो बल्ब स्टार्ट करने के साथ ही उड़ जाएगा, मतलब उसका जो टंगस्टन एलिमेंट है वो टूट जाएगा। सो इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। तो टंगस्टन को हम यूज़ करते हैं, ये जो आप फिलामेंट देख रहे हो ना इसके अंदर भी और ये सारे, उस फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन मेटल यूज होता है। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड। ये जो फिलामेंट हम बल्ब के बीच में रखते हैं वो थर्मली आइसोलेटेड, मतलब पूरा वैक्यूम बनाना पड़ेगा, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आनी चाहिए, उसकी वजह से उसको गैल्वेनाइज्ड भी करके रखते हैं। एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना। अंदर अंदर से गैल्वेनाइज नहीं कर सकते क्योंकि अंदर की रोशनी तो बाहर हमें चाहिए, बाहर की रोशनी अंदर नहीं जानी चाहिए। एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट, और इसको पूरा वैक्यूम करके यहाँ पे इंसुलेटर्स डाल देते हैं। आपने देखा होगा नीचे से थोड़ा सा पर्सिलिन या दूसरा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ नीचे से पैक किया जाता है ताकि यहाँ से कोई भी हवा अंदर ना जा सके। द बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे आप बोलोगे सर वैक्यूम आपने बोला और अभी आप गैसेस डाल रहे हो, वो क्यों? वो इसलिए ताकि हम लाइट को बढ़ा सके। अगर वैक्यूम डालेंगे तो हो सकता है कि लाइट जिस एफिशिएंसी में प्रोड्यूस होनी चाहिए वो ना हो, जबकि लाइट को फुल ब्राइटनेस में आगे बढ़ाने के लिए इनएक्टिव गैसेस हैं वो बहुत मदद रूप या हेल्पफुल साबित होते हैं, और वो है नाइट्रोजन, आर्गन, दूसरे भी आप पीरियडिक टेबल में देखोगे तो इनएक्टिव गैसेस बहुत सारे हैं, उसमें से नाइट्रोजन और आर्गन मेजरली केसेस में यूज होते हैं टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, जिसकी वजह से फिलामेंट की लाइफ काफी हद तक बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। ज्यादातर ऊर्जा, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादातर एनर्जी हीट प्रोड्यूस करने में, ये पुराने वाले बल्ब की बात कर रहा हूँ, हीट प्रोड्यूस करने में ही वेस्ट हो जाती है। बट स्मॉल पार्ट, मान लीजिए 10% या 15% एनर्जी है, उसको आप लाइट फॉर्म में एमिट कर सकते हो, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड, और उससे आप लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो। यही एक वजह थी कि इसका लाइट बिल बहुत ज़्यादा था और ये कंज्यूम करने के लिए भी सही नहीं थी। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि गर्मी नहीं चाहिए आपको, रोशनी चाहिए। आप बल्ब क्यों यूज़ करते हो? रोशनी के लिए। ये हमें फ्री की हीट देता था जिसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बल्ब पीरियोडिकली थोड़े टाइम के बाद जब लाइट में हमने ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर ली, उसके बाद इनका नामो निशान मिट गया। अभी फिर भी मिलते हैं कई सारे, आपको लेने हो तो चलो ये तो पूरा हमने समझ लिया कि भाई निक्रोम एक ऐसा मेटल था जिसकी वजह से हम लाइट एमिट कर पाए और थॉमस अल्वा एडिशन को भी सक्सेस मिली। तो इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन है जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं? वो है जवाब हाँ। आपने अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है तो वहाँ पे एक एडेप्टर लगे हुए होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट आने की वजह से हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। वो फ्यूज़ कैसे काम करता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ मैंने दिखाया हुआ है। मान लीजिए कि ये कॉपर वायर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। क्यों कॉपर वायर मैं पसंद कर रहा हूँ? क्योंकि कॉपर वायर बहुत जल्दी से पिघल जाएगी। तो मान लीजिए ये थर्मल एलिमेंट मैंने यहाँ पे लगाया है जो बहुत ही जल्दी पिघल सकता है। तो जब भी यहाँ पे करंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये गर्मी प्रोड्यूस करेगा और यहाँ से पिघल जाएगा। और क्योंकि ये पिघल गया, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और हमारे दूसरे जो अप्लायंसेस है, फ्रीज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, उसके ऊपर लोड जाने से बच जाएगा। क्योंकि ज़्यादा करंट की वजह से यहीं पे सर्किट टूट गया, तो आपको बस इतना ही एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें एडिशनल है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बट
आपने शुरुआत में ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लोड को गर्मी की वजह से पिघला के कनेक्शन को ही तोड़ दिया, तो आपके दूसरे एलिमेंट बच सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे फ्यूज़ नहीं लगाते हो, आपके घर के शुरुआत में ही फ्यूज़ नहीं लगाते हो, तो हो सकता है कि कभी कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ जाए और उसकी वजह से आपके पंखे भी उड़ जाएं, ट्यूबलाइट भी चली जाए, और रेफ्रिजरेटर का जो मेन पार्ट होता है कंप्रेसर, वो भी ख़राब हो जाए। तो आपको एक इलेक्ट्रिकल शेडिंग तकरीबन 50-60 हज़ार का खर्चा दे सकता है अगर उसने आपके सारे अप्लायंसेस ख़राब कर दिए तो। अभी तो बहुत सारी सिस्टम एडवांस हो गई है, बट पहले ऐसी चीज़ें होती थी। आपके पेरेंट्स को आप पूछोगे तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो अनदर कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारी जगह पे फ्यूज यूज करते हैं, वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो जूल्स हीटिंग से हम अचीव कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं? इट प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से लिमिट से ज़्यादा, हमें पता है कि हमारे घर में 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो। मान लीजिए कि 5 एम्पियर से ज़्यादा कभी कोई प्रॉब्लम की वजह से आ गया, तो आपके सारे अप्लायंसेस हो जाएंगे ख़राब, उसकी वायरिंग कॉइलिंग सब कुछ जल जाएगा, तो आपको खर्चा आ जाएगा। तो उसी की वजह से घर के स्टार्टिंग में ही, हाँ अभी तो ELC भी हम लगाते हैं, MC भी लगाते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें लगाते हैं, बट पुराने ज़माने में इतने जब एडवांस नहीं थे तब हम फ्यूज़ लगाते थे। और अभी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह पे फ्यूज़ ही लगाते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं, आराम से ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता उसके ऊपर। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। तो फ्यूज को ऑलवेज सीरीज कनेक्शन में ही लगाया जाता है क्योंकि हमें सर्किट को तोड़ना है। सर्किट को तोड़ना नहीं होता तो पैरेलली लगाते, पर हमें यहाँ पे दूसरे अप्लायंसेस को बचाना है। उनको बचाने के लिए किसी की कुर्बानी ज़रूरी है, तो वो होगा हमारा फ्यूज। It consists of piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point, for example aluminium, copper, iron, lead। तो हमें उसके लिए कुछ एलोय भी हम यूज़ कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हो कम। फॉर एग्जाम्पल हम एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, कॉपर यूज़ कर सकते हैं, आयरन यूज़ कर सकते हैं, लीड भी हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूज़ के लिए। If a current larger than a specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases। अगर करंट कुछ लिमिट से ज़्यादा हो गया, स्पेसिफाइड वैल्यू, मैंने जैसे कि बोला कि 5 एम्पियर की ज़रूरत है, उससे अगर ज़्यादा हो गया सर्किट के अंदर, तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज हो जाएगा और वो पिघल जाएगा और सर्किट यहीं पे टूट जाएगी। और यहाँ पे सर्किट टूटने की वजह से आपके घर के जो कीमती अप्लायंसेस है वो बच सकते हैं। दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। ये उस मेटल को पिघला देगा और सर्किट को तोड़ देगा। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के फ्यूज दिखाए हैं। 200 एम्पियर का भी फ्यूज, हालांकि यहाँ घर पे कहीं पे यूज नहीं होता, ये हैवी ड्यूटी है, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फ्यूज रेटिंग इज रिटन ऑन द फ्यूज 13 एम्प्स। तो यहाँ पे देखिए 13 एम्पियर का भी फ्यूज है, 3 एम्पियर का भी फ्यूज है, 5 एम्पियर का भी फ्यूज है, 13 एम्पियर का भी फ्यूज है। समटाइम्स द फ्यूज रेटिंग इज रिटन ऑन द एंड ऑफ द फ्यूज। कभी कभी ये फ्यूज की जो रेटिंग है वो साइड पे लिखी हुई होती है। तो द फ्यूज वायर इज यूजुअली encased in a cartridge of porcelain or similar material with metal ends। the fuse used for domestic purpose, हम घर के लिए जो यूज करते हैं वो है 1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक। 5 एम्पियर तक ही इनफ है, पर कभी कभी आपको 2-3 ऐसी लगाने हैं तो 10 एम्पियर तक के फ्यूज भी आप लगा सकते हो। और इनकी जो डिटेलिंग रहती है वो साइड में, ये जो कार्टेज है उसके ऊपर उसकी डिटेलिंग दी गई है। ये हमारे देसी फ्यूज़ हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। आपने हालांकि बहुत सारी जगह पे देखा हुआ होगा। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, अ करंट ऑफ 1000/220 एम्पियर इज 4.54 एम्पियर विल फ्लो इन द करंट।
अगर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं 1 किलो वोट की 220 वोट्स के लिए, ये 1 किलो वोट मतलब 1000 वोट्स, तो उसके लिए 4.54 एम्पियर का फ्यूज़ इनफ रहता है। इन दिस केस 5 एम्पियर फ्यूज़ मस्ट बी यूज्ड। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन हम नया एक टॉपिक लेंगे, तो आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच और रिवाइज वेल।